ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। 1.5 साल 2 साल के भीतर ही ये सरकार गिरेगी और पुनः बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 2024 में भी वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मटेरियल बनना चाहते हैं और इसीलिए वो अलग होंगे और सरकार गिरेगी। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी राह अलग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब एनडीए गठबंधन से। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इतने कमज़ोर हैं कि वो गृह मंत्री होने के बावजूद अगर एक कानून को धरातल पर उतारने में उनके पसीने छूटते हैं, तो सोचिए कि बाकी किस तरीके से प्रदेश में कार्य चल रहे होंगे। जहां दो प्रमुख घटक दल तो आपस में तीखी बयानबाजी से एक दूसरे की ही पोल खोलने में लगे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके मन में पुनः पीएम बनने की जो इच्छा है वो रह कर जब वो उछाल लेती है, तो उनके द्वारा इस तरीके के विवादास्पद बयान दिए जाते हैं जिसमें गठबंधन के भीतर ही दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुछ सीटों पर जहां पर हम लोग के प्रत्याशी मजबूत होंगे, उन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी। पर मैं नहीं मानता कि किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल का मूल्यांकन उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा या संसद में कितने हैं उसके आधार पर किया जा सकता है, बल्कि आपके साथ लोगों का जनाधार कितना है। और इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीद है कि आने वाले समय में पार्टी के कई विधायक देश की अलग अलग प्रदेशों की विधानसभा में जीतकर अपना प्रतिनिधित्व। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है और आप लोगों ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, कुछ हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उत्तराखंड और यूपी में क्या कर लेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएगा। पर इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, पार्टी की मजबूती के लिए ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है। लंबे समय तक जब से पार्टी का गठन हुआ 2000 में, पार्टी ने कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर न सिर्फ पार्टी के जनाधार को मजबूत किया, बल्कि हम लोगों ने पार्टी के कई विधायक विभिन्न राज्यों में जिताकर वहाँ की विधानसभा में भेजने का भी काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों के कई विधायक होते थे, पर पिछले कुछ समय से पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ा, जिसकी वजह से पार्टी का संगठन कमज़ोर हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासी आई। पार्टी ने इस बार ये फैसला लिया है कि पिछली बार जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और अकेले चुनाव लड़कर पार्टी ने अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को बिहार के हर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया। उसी दिशा में इस बार ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में भी आप अकेला चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है और आप लोगों ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, कुछ हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उत्तराखंड और यूपी में क्या कर लेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएगा। पर इतना ज़रूर है कि मेरी सोच आगामी से 5 साल तक की सीमित नहीं है। आने वाले 30 साल 40 साल में पार्टी नई ऊंचाइयों तक जाए, इस दिशा में ज़रूरी है गठबंधन में सीमित सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप को छोटा करती जाती है। ऐसे में ज़रूरी है जब आप पार्टी के विस्तार की बात करते हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी चुनाव लड़े। किसी भी राजनीतिक दल की खुराक होता है चुनाव लड़ना। कार्यकर्ताओं में जोश उससे बढ़ता है और इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीद है कि आने वाले समय में पार्टी के कई विधायक देश की अलग अलग प्रदेशों की विधानसभा में जीतकर अपना प्रतिनिधित्व। बिहार में लॉस सहने के बावजूद आप जो है बिहार विधानसभा में इतना लॉस सहने के बावजूद एमएलसी चुनाव में भी अकेला लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है वाकई ये तमाम चीजों को जो है लॉस को न्योता दे रहे हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, लॉस को न्योता नहीं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने 2020 अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने लिया और इसको लॉस का परिप्रेक्ष्य अगर सिर्फ जीते हुए विधायकों की संख्या से अगर होता है तो यकीनन आप लॉस कह सकते हैं। पर मैं नहीं मानता कि किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल का मूल्यांकन उनके जनप्रतिनिधि
विधानसभा या संसद में कितने हैं उसके आधार पर किया जा सकता है, बल्कि आपके साथ लोगों का जनाधार कितना है। इसीलिए मुझे खुशी है कि पिछला 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, लगभग 6% से ज़्यादा का मत जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला, ये एक नई मजबूती, क्योंकि हम लोग के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है। पार्टी ने ना सिर्फ अपने जनाधार को बढ़ाने का काम किया, बल्कि अपने विचारों को भी गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। उसी तर्ज पर इस बार भी एमएलसी के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार संसदीय बोर्ड एवं राज्य इकाई द्वारा ये फैसला लिया गया और ये लिखित सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया कि ये एमएलसी का चुनाव भी हम लोगों को अकेले ही लड़ना चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः ये फैसला लिया है कि हम लोग ये चुनाव अकेले लड़ेंगे। आपने कहा देखिए, मुझे लगता है कि आज या कल पुनः इसको लेकर चर्चा होगी। कुछ सीटों पर जहां पर हम लोग के प्रत्याशी मजबूत होंगे, उन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी। संभावित प्रत्याशी और कौन कौन सी वो सीटें होंगी, मुझे लगता है बहुत जल्द उसकी सूची साझा की जाएगी। जब मैंने प्रेस वार्ता की थी उस वक्त मैंने कहा था कि ये पुनः ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। 1.5 साल 2 साल के भीतर ही ये सरकार गिरेगी और पुनः बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। और मैं आज भी अपने उस बयान पर मैं कायम हूँ। और जिस तरीके से ये विरोधाभास एनडीए गठबंधन के भीतर ही देखने को मिल रहा है, जहाँ दो प्रमुख घटक दल तो आपस में तीखी बयानबाजी से एक दूसरे की ही पोल खोलने में लगे हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और ये कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके मन में पुनः पीएम बनने की जो इच्छा है वो रह कर जब वो उछाल लेती है, तो उनके द्वारा इस तरीके के विवादास्पद बयान दिए जाते हैं जिसमें गठबंधन के भीतर ही दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पेगासस मामले की जांच की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसमें गठबंधन का रुख स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट है। उसके बाद भी अगर इन बयानों को अगर उठाया जाता है या इन मुद्दों को अगर उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी खुद अपनी राह अलग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से, और उसके कारण भी हैं। देखिए, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि किसी पार्टी में औपचारिक प्रस्ताव पारित होता है पीएम मटेरियल को लेकर। ये महज संजोग नहीं हो सकता। भाई, मैं भी एक पार्टी चलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने लेयर से गुजरता है। अगर कोई आप प्रस्ताव पार्टी में अगर आप पारित करते हैं, कितनी उस पर चर्चा होती है, तो ऐसे हल्के में पीएम मटेरियल वाली बात हो गई हो, ये संभव नहीं है। तो आज भी मुख्यमंत्री जी के मन में ये इच्छा है कि जैसे 2013 में वो प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े हुए थे, संभवतः वो चाहते हैं कि 2014 में भी 2024 में भी वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मटेरियल बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो अलग होंगे और सरकार गिरेगी। चिरागी, नालंदा के बाद अब छपरा में भी जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या जो 11 तक पहुंच गई है। और समीक्षा के बाद जीतन राम मांझी ने भी कहा कि कृषि कानून जब वापस हो सकते हैं तो फिर ये कानून क्यों नहीं वापस हो सकते। भाई, इस कानून के अलावा मुझे लगता नहीं कि बिहार में अब कोई और कार्य बिहार सरकार या मुख्यमंत्री के पास बचा है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि शायद बिहार की तमाम समस्याओं पर विराम लग चुका है। प्रदेश हमारा पूरी तरीके से संपन्न समृद्ध हो चुका है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, आपराधिक घटनाएं मुद्दा नहीं है, भर्ती को लेकर हो रहे घोटाले मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा अगर बिहार में से बचा है तो एक और एकमात्र शराबबंदी कानून। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इतने कमज़ोर हैं कि वो गृह मंत्री होने के बावजूद अगर एक कानून को धरातल पर उतारने में उनके पसीने छूटते हैं, तो सोचिए कि बाकी किस तरीके से प्रदेश में कार्य चल रहे होंगे। एक शराबबंदी, एक कानून इन्होंने बनाया, उसको धरातल पर उतारने में इनको इतनी कठिनाई हो रही है, जिसका परिणाम, दुखद परिणाम, आम बिहारियों की मृत्यु, और जिसको मैं हत्या बोलता हूं। भाई, मैं पिछली बार जब मैं नालंदा गया था उस दिन भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी रोक लीजिए अब होने वाली इन हत्याओं को। कोई ऐसा ठोस कदम उठाइए, कठोर कदम उठाइए कि इसके बाद किसी और ज़िले में कम से कम किसी और बिहारी की मृत्यु नहीं हो। पर उसके बाद भी अगर इन घटनाओं पे विराम नहीं लग रहा है, तो ज़रूर ज़रूरत है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से लिखित तौर पर मैंने आग्रह किया था कि जिस मुख्यमंत्री से एक कानून नहीं संभल सकता, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। इसीलिए ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो है नाराजगी है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सरकार गिराने की धमकी तक उन्होंने दे दी है।
देखिए, धमकी वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मतलब करना ही है तो आप कदम उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और मैं तो खैर एक ऐसे राजनीतिक दल से आता हूं और एक ऐसे नेता का खून है जहां हम लोगों ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 2020 में निरंतर हम लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि अरे दबाव की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देखिएगा बाद में 20 सीट देगा तो ये लोग आ जाएंगे, साथ में चुनाव लड़ लेंगे। पर उस वक्त भी हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि सीटों से ज़्यादा हमारे लिए हमारे सिद्धांत विचार मायने रखते हैं। और अगर आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट का एजेंडा ही नहीं बनाएंगे और सात निश्चय जिस पे मेरा विश्वास नहीं उस पर आप काम करेंगे, तो मैं गठबंधन के साथ नहीं रह सकता। और उसी वक्त हम लोग उस गठबंधन से अलग हो गए थे। ऐसे में अगर मुकेश सहनी जी को लगता है, बहरहाल ये पूरी तरीके से उनका इंटरनल मैटर है, इसमें किसी भी बाहर वाले का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनका जब गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ तो किन शर्तों पे गठबंधन हुआ। आमतौर पर जब गठबंधन होता है तो तमाम इन बातों को उसमें चर्चा की जाती है कि बाकी राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर इस गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, क्या ये गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा कि बाकी राज्यों में भी गठबंधन चलेगा। मुझे नहीं पता कि भाजपा के साथ इनकी क्या बातचीत हुई। ये गठबंधन का और मुकेश सहनी जी की पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। बट हाँ, इससे दरारें ज़रूर स्पष्ट हो रही हैं। और किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी सरकार के लिए जब घटक दलों के बीच इस तरीके से दरारें खुलकर और विरोधाभास खुलकर सामने आने लगता है तो गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं रहता। बट जब दो बड़े घटक दल ही आपस में खींचातानी कर रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, तो मुकेश सहनी जी तो फिर भी उस घटक का एक छोटा हिस्सा है। जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ही एक दूसरे को नहीं देख पा रही है, तो ऐसे में गठबंधन लंबे समय तक चलेगा मुझे लगता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जल्द नीतीश सरकार गिरेगी। एक अंतिम सवाल, यूपी में जो है जदयू भाजपा से गठबंधन करने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, अभी आस है कि भाई बहुत मिन्नतें, बहुत गुजारिश और यकीनन मुझे लगता है बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे अगर ये गठबंधन होता है। कहाँ वर्चस्व की लड़ाई, मतलब ये देखिए समय कैसे बदलता है। आप बिहार में बड़ा भाई से कब आप छोटे, और छोटे ही नहीं, मझले भी नहीं, तीसरे नंबर के भाई आप बन गए। जब आप बिहार में ही अपना अस्तित्व बचाने में आप कामयाब नहीं रहे, तो आप उत्तर प्रदेश में आप क्या गुल खिलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और इसीलिए वो तरजीह जनता दल यूनाइटेड को नहीं दी जा रही, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि जब बिहार में ही इनकी पूछ नहीं है, जब बिहार के लोग ही इनको नहीं पसंद करते, तो उत्तर प्रदेश में इनको साथ लेने से संभवतः भाजपा को नुकसान ही होगा। बट बहरहाल अगर गठबंधन होता है इतनी मिन्नतों के बाद, इतनी गुजारिशों के बाद, तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में भाजपा के सामने जनता दल यूनाइटेड की क्या इज्जत है।